राम राम जी सारांग और क्यों तो क्या लगी कार वाली क्लास अपनी प्रकाश वाले चैप्टर संबंधित 2 क्लास होगी नहीं। तो आज अपनी ये तीसरी है। तो पहला 2 क्लास हम अपन पढ़े प्रकाश के बारे में, प्रकाश के हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रकाश की परिघटना पढ़ ली आप दो, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, बाद में परावर्तन पढ़ लो, अपवर्तन पढ़ लियो, ठीक है। और आज आप बात करा विवर्तन की। तो क्या लगी था पहला क्लास में रिस्पांस दो, एक क्लास में थे रिस्पांस दियो, बाद में बस तो रिस्पांस दो भाई, आगे आगे शेयर करो वीडियो ने, ठीक है। आपके दोस्तों से आगे सारो बढ़िया था ना, पूरा मैटर देवांगा। आगे इतनी वैकेंसी है और थाने पता है आज कैलेंडर भी जारी हो गयो RMSSB को आने वैकेंसी हम, और हर वैकेंसी के अंदर साइंस इंपॉर्टेंट है और साइंस का फिक्स टॉपिक है, जो कम 3-4 टॉपिक तो फिक्स है, जहाँ की मानव रोग है, प्रकाश है, ठीक है, और आवर्त सारणी है, और मानव तंत्र है, जो कम काल तंत्र आ गयो, पाचन तंत्र आ गयो, प्रजनन तंत्र आ गयो, मतलब पूरी बॉडी को सिस्टम है सारो, ठीक है। सेल्स भी टॉपिक एक आधे वैकेंसी में है। तो अपन लगभग जितना भी वैकेंसी जितने टॉपिक सारा आपका विद क्वेश्चन थ्योरी सारा कंप्लीट करांगा, ठीक है। तो मैं थारो सहयोग थे भी मेरे सहयोग करो, ठीक है। तो ज्यादा उनकी कौन करना, बस लाइक कमेंट शेयर है 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब करो चैनल, बस बात खत्म, ज्यादा लंबी जोड़ी बात ही कोनी। चलो अब अपना टॉपिक पर हम प्रकाश की तीसरी परिघटना है विवर्तन। विवर्तन क्यों है, देखो विवर्तन का सारनो पहला समझाइयो कि वैज्ञानिक को जिनको नाम हो, वैज्ञानिक को नाम क्यों गोमालड़ी के नाम हो, गोमालड़ी है। देखो विवर्तन हुआ क्या, विवर्तन हुआ है प्रकाश का किनारों से मुड़ना, प्रकाश का किनारों से मुड़ना। देखो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी को नहीं के अंदर है, इनमें सिर्फ छोटी सी बात है। देखो यहाँ की उस प्रकाश है, एक सूर्य है, प्रकाश को स्रोत है, सूर्य भी उसका, और भी बहुत सी चीजें उसका प्रकाश जेठू प्रकाश उत्सर्जित होने लगे, ठीक है। तो वो क्या डायरेक्ट वस्तु पर पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट वस्तु पे गिरेगा तो वो परावर्तन की बजाय अपने किनारों से मुड़ जाएगा, इस तरह से किनारों से क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट होकर टकराकर सतह से वापस आता है फिर तो परावर्तन हो ही गया, लेकिन ये पूर्ण परावर्तन नहीं होता, ये क्या होता है, किनारों से ही मुड़ जाता है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है ये अपने को प्रकाश, दैनिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कैसे, ज्यादा कुछ मत करना, आप अपनी छाया को देखना, कभी भी अपनी छाया को देखना, गौर से देखना। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना, यही पढ़ते आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर प्रॉपर प्रकाश पड़ रहा है, तो इस वस्तु क्या होगी, इसका अगर छाया बनती है कहीं तो पूरी की पूरी इसके आकार की या मतलब पूरी कटिंग से छाया बननी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप नोटिस करना, आपको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, मतलब छाया यहाँ पे भी प्रतीत होती है। ये होता है प्रकाश का विवर्तन। मतलब क्या होता है, ये किनारों से मुड़कर आगे चला जाता है, वस्तु से थोड़ा सा मुड़कर वो मुड़कर आगे चला जाता है। तो ये परिघटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह परिघटना हमें बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछी थी ये बात कि ऐसी प्रकाश की कौन सी परिघटना है जो इस पर नहीं दाती कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, तो ये विवर्तन होती है। प्रकाश का किनारों से मुड़ना, सीधी रेखा में गमन नहीं कर, वो किनारों से मुड़ जाता है, ठीक है। प्रकाश की यह परिघटना होती है ना, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की पुष्टि करती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की पुष्टि करती है। किसकी पुष्टि करती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की पुष्टि करती है, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना किनारों से मुड़ जाता है प्रकाश, बस एक ही लाइन में बात कंप्लीट होती है। लेकिन फिर मैंने आपको 4-5 बातें बता दी हैं। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, मोर के पंख का चमकना। आपको मोर के पंख को देखना, लगातार वो आपको नहीं चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक दिशा में उसमें प्रकाश पड़ता है तो भी आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी विवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। सीडी का चमकना, सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी देखी होगी, आजकल बच्चे तो नहीं देख पा रहे जो अभी न्यू जनरेशन है, लेकिन हमने सीडी जरूर देखी है। सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इस तरह से होती थी। आजकल तो मोबाइल वगैरह चल रहे हैं तो सीडी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता, जब हम टीवी वगैरह देखा करते थे उस टाइम में सीडी ज्यादा चलती, इसका बहुत क्रेज हुआ करता था। छोटे प्लास्टिक के बने हुए सीडी आती थी, उसमें क्या होता, जैसे 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की या शादी की वीडियो इस सीडी में होती थी और वो चमकती थी इस प्रकार से। और हम जब उसको खराब हो जाते थे ना, तो साइकिल के जो चक्के होते हैं उसमें तारों के अंदर उसको डाल के रखते थे, उसको उड़ाते थे, मतलब बहुत खेल खेलते थे सीडी से। तो वो सीडी लगातार नहीं चमकती, लेकिन उसको आपने देखा होगा उसमें भी प्रकाश फटता था, ठीक है, पूरी नहीं चमकती थी, आपको वो फटा हुआ प्रकाश दिखाई देता था। तो उसमें भी क्या होता था, प्रकाश मुड़ जाता था किनारों से। आपने छाया का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, छाया का स्पष्ट दिखाई नहीं देना।
आप जैसे अब ये यहीं पे देख लो, आपको किसी भी, ये मैं आपको छाया दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे छाया आपको दिखाई दे, प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही आपको, वहां पे थोड़ी थोड़ी जैसी वस्तु की छाया होती है ना, इस प्रकार से, जैसे मान ली वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः प्रकाश छाया बन रही है, लेकिन ये जो किनारे है ना वस्तु के, यहाँ से मुड़ जाता है प्रकाश, और मुड़कर आगे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा छाया वो दिखा देता है। तो ये प्रकाश का विवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है। बोलो यहां तक समझ में आया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं प्रकाश की अगली परिघटना के बारे में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी आगे बात करते हैं। तो विवर्तन समझ में आ गया। अब आप प्रकाश की अगली परिघटना के बारे में पढ़ना, व्यतिकरण। व्यतिकरण को मतलब क्या है? अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक। अब समझो, इससे सबसे पहले समझाया किस वैज्ञानिक ने था? ये था यंग थॉमस। कौन सा वैज्ञानिक था भाई साहब? यंग थॉमस वैज्ञानिक थे, जिसने व्यतिकरण को समझाया था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जब प्रकाश की दो किरणें जिनकी आवृत्ति क्या हो? समान आवृत्ति हो, वेग भी क्या हो? समान हो, आवृत्ति भी समान होनी चाहिए और वेग भी समान होना चाहिए, और वो दोनों एक ही दिशा में जाती है। आवृत्ति भी समान, वेग भी समान। समान उनका वेग होना चाहिए, समान उनकी आवृत्ति होनी चाहिए। आवृत्ति मैंने आपको बताई थी कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या तय की गई तरंगों की संख्या, वो होती है आपकी आवृत्ति, जिसे आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो समान आवृत्ति समान वेग, वेग भी समान, आवृत्ति भी समान। जब एक ही दिशा में जाती है तो एक दूसरे के ऊपर वो अध्यारोपित होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को साहब बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश की दो किरणें समान आवृत्ति, समान वेग और एक ही दिशा में जाती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो इस प्रकार से होता क्या है कि जब प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो इस परिघटना को क्या बोलता है? प्रकाश का व्यतिकरण बोला जाता है। अब ये व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का व्यतिकरण होता है? 2 प्रकार का। पहला व्यतिकरण होता है समपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण? समपोषी। इसमें क्या होता है? माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें आपस समान कला में मिलती हैं, दोनों तरंगें आपस में क्या होती है? समान कला में मिलती हैं, यानी कि समान कला में एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पूरी प्रॉपर फिक्स आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। तो इसकी जो परिणामी तीव्रता हो जाती है वो होती है अधिकतम। क्या होती है? परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, ठीक है। दूसरा व्यतिकरण आता है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या है? जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत या असमान कला में मिलती हैं, विपरीत या असमान कला में, तो इस प्रकार से होता क्या हो? उसकी परिणामी तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है या न्यूनतम हो जाती है। शून्य तो नहीं बोल सकते आप, न्यूनतम बोल सकते हो। अधिकतम समपोषी व्यतिकरण में और न्यूनतम विनाशी। न्यूनतम विनाश का मतलब होता है एक दूसरे को नष्ट करना, तो परिणामी तीव्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अधिकतम का समपोषी का मतलब होता है जुड़ना, तो परिणाम की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए विनाशी व्यतिकरण का, एक तरंग ये आ रही है इधर से, ठीक है, एक तरंग ये आ रही है इधर से। इनकी कला क्या है? एक दूसरे के विपरीत है ना, ये इसकी कला होगी, ये इसकी कला होगी, इसकी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहां पर ये दोनों आपस में मिल रही है, तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। इस प्रकार की जो परिघटना होती है वो कहलाती है आपका विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए इसको अपने एग्जांपल्स है कुछ, तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा, छोटे होते थे अपने वो खेलते थे, आते थे साबुन के बुलबुला के हवा में उसको उड़ाते थे, वो भी रंगीन अपने को दिखाई देता था। वो उस पर क्या होता था? व्यतिकरण ही काम कर रहा था। पानी पर केरोसिन की बूंद का रंगीन दिखाई देना। पानी पर केरोसिन की बूंद आपको नॉर्मली रंगीन नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उसे आप पानी पे गिराते हो तो वो पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व वो नहीं होती। केरोसिन का होता है कार्बनिक यौगिक होता है, और जो आपका पानी होता है वो आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। इस प्रकार से दोनों क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक आपस में मिक्स नहीं होते। ये बात अपनी केमिस्ट्री में समझेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। तो पानी की बूंद पर केरोसिन होता है, वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता। अब नहीं होता तो वो पानी क्या होता है? पानी के ऊपर केरोसिन की बूंद होती है, वो तैरती रहती है, और जो पानी को जब आप उस पर लाइट गिराते हो ना, तो वो आपको रंगीन दिखाई देती है। तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण वो आपको बूंद दिखाई देती है। बोलो इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब आपको इसके बारे में और देखिए, दोबारा देखते हैं। प्रकाश की समान आवृत्ति और समान वेग को एक दिशा में चलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन।
जब समपोषी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता अधिकतम होगी और विनाशी होगा तो तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। समपोषी व्यतिकरण का ये डायग्राम है और विनाशी व्यतिकरण का ये डायग्राम है। ठीक है, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने बात करते हैं आगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और प्रॉपर साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो प्रकाश की पिछली प्रतिक्रिया पर पढ़ ली किसी व्यतिकरण। अब बात करा ध्रुवण। ध्रुवण को देखो सिंधु मतलब है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कौन याद रखनी, एक ही बात याद रखो, प्रकाश का केंद्रण या प्रकाश को केंद्रित करना या प्रकाश को इकट्ठा करना, बस एक ही बात ध्यान में रखनी है। बाकी आप धीरे धीरे आगे बार में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लेकिन सीधी सी बात है, आपको ज्यादा की याद ना आ रहा है तो प्रकाश का केंद्रण करना या प्रकाश को केंद्रित करना। ठीक है, देखो ध्रुवण क्या है। यदि प्रकाश तरंग के एक कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल के एक ही दिशा में व प्रत्येक दिशा में समाहित ना हो, यानी कि आपको पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके कंपन के प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। बाकी प्रकाश को इस प्रकार से केंद्रित किया जाए कि उसके जो प्रकाश तरंग के संचरण दिशा में उसके जो कंपन हो रहे हैं वो प्रत्येक दिशा में समाहित न हो या समान्वित न हो, यानी कि फैले समान दिशा में न फैले। अब देखो ध्रुवण को आप सीधी सी में आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात मैं आपको समझाता हूं कि यह परिघटना प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना इस बात का प्रूफ करती है कौन, इसलिए मैंने इसको स्टार लगाया, आप भी स्टार। ये बात आपका याद रख लेना कि क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश की कौन सी परिघटना हमें यह बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक तो ये है और दूसरा है, इसके एग्जाम्पल में पूछ लेता है, ये तो परिघटना है प्रकाश की, लेकिन एग्जाम्पल अगर पूछ ले तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना उसको प्रूफ करती है। ठीक है, तो मेनली आपको परिघटना पूछे तो आपको ध्रुवण बताना है कि ये बात प्रूफ करती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हमने पीछे बात की कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों क्या क्या होता है, ध्रुवण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात भी प्रूफ होती है, तो ध्रुवण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात का प्रूफ कौन कर रहा है, ध्रुवण कर रहा है, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि प्रकाश तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये बात कौन प्रूफ कर रहा है, प्रकाश की परिघटना ध्रुवण प्रूफ कर रही है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन भी आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन पर, इस परिघटना से प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, प्रकाश की कौन सी परिघटना के द्वारा हम प्रकाश की तरंग और ध्वनि तरंगों के रूप में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं इसको रियल लाइफ से जोड़ के समझाता हूं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके पास बाइक है, चलो मुझे ज्यादा बाइक सुंदर बनानी तो नहीं आती, लेकिन कोशिश करते हैं, चलो छोड़ो इसको। आपने देखियो बाइक की जो आगे वाली हेडलाइट होती है वो कुछ इस प्रकार से बनाई होती है ना, यहाँ पे बल्ब लगाता है, तो ये जो इसको ना इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये जो सारी लाइट है ना वो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रॉपर सड़क पर गिरती है इस प्रकार से। ठीक है, और वो फिक्स एरिया को कवर करती है इस प्रकार से। ठीक है, अब सपोज कीजिए उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये जो लाइट है वो इधर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अपने जो घरों में बल्ब लगाते हैं सीधा इस प्रकार से बल्ब लगा दिया तो वो बल्ब सभी तरफ रोशनी प्रॉपर दे रहा है। ठीक है, यानी कि बल्ब क्या कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। यहां से देखो, प्रकाश विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत प्रत्येक दिशा में समान रूप से संचरित होते हैं। सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश फैल रहा है, तो कौन फैला रहा है, बल्ब फैला रहा है, मोमबत्ती फैला रही है, ट्यूबलाइट फैला रहा है, सभी दिशाओं में प्रॉपर प्रकाश फैला है। लेकिन जो अपने बाइक के आगे जो लगी होती है लाइट, हेडलाइट लगी होती है, वो एक फिक्स दिशा में आपको इसको भेजती है। ठीक है, अब देखिए अपने आगे बात करते हैं कि प्रत्येक दिशा में ये आपको अध्रुवित प्रकाश समझ में आ गया। अब प्रकाश का ध्रुवण होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों में अंतर स्पष्ट कैसे होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका थोड़ा सा ध्यान से समझना कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है और ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप जब बाइक चला रहे होते हो, ठीक है, और या गाड़ी में सफर कर रहे हो, आप नाइट में आप सफर कर रहे हो या डे में सफर कर रहे हो, चलो आप नाइट को मान के चलते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक है, जो आगे ड्राइवर है या आप बाइक चला रहे हो, तो जो अपनी हेडलाइट ऑन कर रही है वो आपको सिर्फ आगे का एरिया, आगे की सड़क दिखा रही है भी हाँ आगे ये साधन है, आगे ये साधन जा रहा है, प्रॉपर आपको पूरी पीछे का तो कुछ नहीं दिखा रही ना साइडों में, लेकिन प्रॉपर आपकी सड़क पर उसका फोकस रहता है। उस लाइट का क्या रहता है, ध्रुवण के द्वारा ही उसको इस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि पूरी लाइट का फोकस कहां पे रहता है, सड़क पे रहता है, ताकि उसको बनाया इस प्रकार से जाता है, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है। ठीक है, वो लाइट आपके दोस्त को तो आपको नहीं दिखा रही ना, क्योंकि आपका दोस्त आपके पीछे बैठा है। ठीक है, वो लाइट क्या हो रही है, आपके दोस्त को तो भी उस रोशनी जो पड़ रही है बाइक के आगे की, वो आपको दोस्त को तो नहीं दिखा रही, आपसे नहीं दिखा रही। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए आपने अपने दोस्त को, आप बातें कर रहे हो, फेस आपका आगे की ओर है, ठीक है, फेस आपका आगे की ओर है, और आप बोल रहे हो कि बित्ती दूर रहेगा, बित्ती दूर रहेगा, बित्ती, तो आपका दोस्त पीछे बैठा है, फिर भी उसको सुनाई दे रहा है, फिर भी उसमें, यानी कि क्या होता है, जो प्रकाश तरंग है वो तो सीधी गमन कर ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे आप बैठे हो, आप बोल रहे हो, आपकी ध्वनि आगे की ओर जा रही है, लेकिन आपका दोस्त पीछे बैठा है, फिर भी उसको सुनाई दे रहा है, फिर भी उसको क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो ध्रुवण है ना, वो आपको इस बात को भी प्रूफ करती है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों में ध्रुवण के द्वारा ही अंतर स्पष्ट किया जाता है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, इसके द्वारा ही आपको ये परिघटना ध्रुवण समझाई जाती है। ध्रुवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रकाश का केंद्रण, दूसरा प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करना, तीसरा अनुप्रस्थ तरंग, चौथा प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों में अंतर, पांचवा अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, और छठा अध्रुव की परिभाषा। लगभग 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं इस ध्रुवण में से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ध्रुवण में एक एग्जांपल आ गया पोलराइड। पोलराइड, पोलराइड क्या है? पोलराइड क्या है? यह समान ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, समान ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक शीट होती है, बड़े आकार की फिल्म या एक शीट होती है, फिल्म यहां से शीट है, फिल्म आप जो देखते हो वो नहीं है, ठीक है, फिल्म यहां से शीट है। इसे क्या रखा जाता है, 2 कांच के प्लेटों के बीच में से रख दिया जाता है, यानी कि इसको जब बनाया जाता है ना, 2 कांच प्लेटों के बीच में इसको रखकर बना दिया जाता है। इसका जो निर्माण होता है, किसका, पोलराइड का निर्माण होता है, वो नाइट्रोसेल्यूलोन या हाइपेथाइट से बनाया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोन या हाइपेथाइट। एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन जाता है कि पोलराइड किससे बनाया जाता है, तो ये आप 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि जो व्हीकल होते हैं अपने पास, ठीक है, तो उनके आगे अपनी जब सर्दियां होती हैं, जहां नाइट को बहुत ज्यादा जब लाइटिंग होती है, तो उस टाइम क्या होता है, अपने पोलराइड की पट्टी लगा देते हैं लाइट के ऊपर, जिससे क्या होता है, सभी वाहनों पर लगाने के लिए प्रयुक्त भी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब सामने वाली बाइक से, सामने वाले अपने पास, मान लीजिए सामने से कोई बाइक आ रही है, अगर उसके आगे वो नहीं लगी है पोलराइड पट्टी, तो उसका जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों को क्या करता है, एक प्रकार से इसे चकाचौंध कर देता है, तो जिससे एक्सीडेंट होने की ज्यादा खतरा होता है। सभी की बाइक आगे लगी होती है, तो वो क्या करता है, अधिक श्वेत प्रकाश सामने से, मान लीजिए कोई प्रकाश गिर भी रहा है ना, तो उसको क्या कर देता है, वो थोड़ा कम कर देता है, तो जिससे अपने चकाचौंध कम हो जाती है। अपने भी अपनी गाड़ी के शीशों में भी लगवाते हैं पोलराइड, ठीक है, इसका वजह से बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है, ज्यादातर व्हीकलों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में सिनेमाघरों में 3D फिल्म देखने के लिए, सिनेमाघर में अपने 3D फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पे अपने ये पोलराइड की शीट, ये बने हुए चश्मे अपने को दे दीजिए, जिससे अपने को वो क्या करते हैं, प्रकाश का ध्रुवण करते हैं, और अपने को ज्यादा उस चकाचौंध से एहसास नहीं होता। उसके बाद में पोलराइड चश्मा बनाने में, पोलराइड के चश्मे भी बनते हैं, वो भी ज्यादा प्रकाश को अपनी आंखों में ना पड़े, प्रकाश फटता नहीं है उससे, ठीक है। फोटोग्राफी में भी पोलराइड का उपयोग होता है, कैमरे में होता है, वायुयान की खिड़की कांच में, वायुयान जो होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनकी खिड़की के जो कांच बनाए जाते हैं, उनमें भी पोलराइड मिक्स किया जाता है, या उनको कांच जो बनाए जाते हैं उसमें पोलराइड भी उपयोग किया जाता है। आपको पोलराइड की सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, एक तो ये बात को ध्यान में रखना है, और एक ये शीट होती है, एक इससे बना होता है, एक या 2-4 आपको उपयोग ध्यान में रखने हैं। ज्यादातर आपको पूरा ध्यान रखना, व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा, तो इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। अब